हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन हिस्ट्री मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए आरईसी यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है। और यहाँ पर देखिए आरईसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है। यहाँ पर चैप्टर हम फर्स्ट की बात करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। और चैप्टर फर्स्ट का जो थ्योरी पार्ट था, देखिए जो थ्योरी पार्ट था उसे हम कवर कर चुके थे लेक्चर फर्स्ट में। लेक्चर फर्स्ट में जो आप थ्योरी पोर्शन था उसे हम कल के लेक्चर में उसको एकदम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका इस वीडियो में आपका क्या होगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड आंसर इसमें चलेगा। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से किस प्रकार के बनते हैं और एग्जाम में किस प्रकार के आते हैं आपको एकदम इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, एकदम बेसिक से। यहाँ पर देखिए कंप्लीट फुल चैप्टर आपका इस प्रकार से ये इस वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, एकदम फिनिश हो जाएगा। तो इसका देखिए एक प्रकार से यहाँ पर एक चीज़ और बता दें। देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट ने देखिए कमेंट भी किया था, देखिए इंस्टा पर, ठीक है, इंस्टा पर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, ठीक है। देखिए मैसेज में एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर इसका लेक्चर जो कल का लेक्चर हुआ है यानी कि जो हमारा थ्योरी पार्ट है उसको भी क्या करना, मतलब उसका सर पीडीएफ भेज दीजिए, ठीक है। तो पीडीएफ देखिए हम आपको बता दें सभी स्टूडेंट को कि जस्ट इस लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसे हम प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम को जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन है उसे ज्वाइन कर लें। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और देखिए जो भी डाउट है आप देखिए कुछ भी आप मतलब जो डाउट है आप इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उससे भी जाकर वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएं ताकि वहाँ से भी आपको एडवांटेज मिले, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और बता दें, अभी जस्ट इंस्टा पर देखिए आपको जो भी अपडेट होता है सबसे पहले आपको इंस्टा पर भी मिलेगा। तो वहाँ पर देखिए अभी जैसे हमने बताया था, अभी यहाँ पर भी बताया और इंस्टा पर भी यहाँ पर देखिए कि जो आपका पंचुअल आपको हो जाना है, ठीक है, कि मतलब आपका नाम कट सकता है कॉलेज से, ठीक है, कॉलेज से आपका नाम भी कट सकता है। तो आपको सारा कुछ हमने बताया, तो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको लिंक जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर की। तो किस प्रकार से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल है किसी रेफ्रिजरेशन निकाय यानी कोई हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसका COP फाइंड करना है यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। हम बता चुके हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। यहाँ पर देखिए और इसका जो कार्य इनपुट है जो वर्क डन है वो हमारा 80 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। अब देखिए एक चीज़ और बता दें, इस न्यूमेरिकल से पहले दो चीज़ आप जान लीजिए कि देखिए अगर कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में अगर आपको मिल जाता है किसी भी यूनिट में कि आपका दिया हो हावर में, ठीक है, अगर हावर में दिया है तो उसे आप कन्वर्ट करेंगे मिनट में, ठीक है, उसे आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया तो उसे आप कन्वर्ट करेंगे किस में, केल्विन में, ठीक है। याद रखेंगे इसको, दो चीज़ आपको याद रखना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब क्वांटिटी आपको केल्विन में लेकर चलना है। और यहाँ पर देखिए अब हम जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसको हम चलते हैं लेकर। तो COP फाइंड करना है, वर्क डन जो हमारा दिया है वो 80 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। और जो इसका तथा इसके द्वारा क्या होता है जो रेफ्रिजरेंट है वो कितना है, देखिए रेफ्रिजरेंट द्वारा 160 किलो जूल प्रति किलोग्राम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हमारा रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न होता है, तो हमें COP फाइंड करना है, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो गिवन डाटा है उसको आपको रख देना है, गिवन डाटा आपको एकदम लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए वर्क डन जो हमारा है वो कितना है, 80 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो ये हमारा वर्क डन है, तो आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। कार्य इनपुट मतलब जो भी हमने कार्य करके जो भी हमने कार्य के थ्रू जो इनपुट हमने लिया है उसे कार्य इनपुट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको देख लीजिए 80 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। इसी प्रकार से हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है इसको हमने Q से डिफाइन किया है यहाँ पर, तो आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारा 160 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। अब हमने आपको देखिए फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पर देखिए वी नो दैट, देखिए COP का हमने फार्मूला बताया था कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन होता है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हमने Q से डिनोट किया, वर्क डन तो आप जानते हैं W से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 160 किलो जूल प्रति किलोग्राम हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था और जो उसका वर्क डन था वो 80 किलो जूल प्रति किलोग्राम था। तो किलो जूल प्रति किलोग्राम से किलो जूल प्रति किलोग्राम कट गया, ठीक है, डिवाइड हो गया। फाइनली हमारा देखिए 0 से 0 8 देखिए 8 2 जा 16, यानी कि हमारा 2 आंसर आ गया। ये हमारी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है जो हमारा COP है, तो इसको आप याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने एक चीज़ और बताया था कि जो COP है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से देखिए 1 से ज़्यादा होती है। कभी भी आपकी इसकी वैल्यू 1 से कम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से अपने आंसर की यानी उत्तर की आप जांच भी कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए COP हमारा कितना आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है, यानी हमारा ये आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन इसमें बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन से यहाँ पर बनता है कि एक मशीन है, ठीक है, जो कि कार्नोट साइकिल पर बेस्ड है, जो 305 किलो ये देखिए 305 केल्विन से 260 केल्विन टेम्परेचर के बीच कार्य करता है। COP की गणना करना है और डिफरेंट आपके पॉइंट दिए हुए हैं। जब मशीन जो है रेफ्रिजरेटर की तरह व्यवहार करे, जब मशीन हीट पंप की तरह व्यवहार करे और जब मशीन हीट इंजन की तरह व्यवहार करे, तो ये सारा कुछ हमने बताया है। सारे कंडीशन में हमने आपको फार्मूला भी बताया है। तो जो थ्योरी पार्ट देखिए, अगर जिस स्टूडेंट ने समझ लिया थ्योरी पार्ट जो है, तो उसको ये न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी लगेगा, ईजी वे में वो कर लेगा। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में स्टूडेंट कर लेंगे। तो आपको थ्योरी पार्ट जरूर देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। कार्नोट साइकिल हमने बताया था आपको कि कार्नोट साइकिल देखिए आपके एग्जाम में भी पुटअप हुआ था। कार्नोट साइकिल जो है एग्जाम में भी आपके पुटअप हुआ था। आपका क्वेश्चन इसमें एक और भी था इसी के साथ कि आपका जो देखिए थर्मल में, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो कार्नोट साइकिल के साथ आपका सेकंड लॉ भी था। ठीक है, सेकंड लॉ भी था। तो पेपर की एनालिसिस हमने की थी, तो वहाँ पर देखिए आपका कार्नोट साइकिल था। कार्नोट साइकिल क्या होता है, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं और 2 आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, 4 प्रोसेस होते हैं इसमें। तो देखिए अब हम यहाँ पर बस यहीं पर अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको गिवन डाटा नोट कर लेना है। ये हमारा क्या है, देखिए टेम्परेचर है, ये भी हमारा टेम्परेचर है। अब केल्विन में दिया है तो केल्विन में ही रहने देंगे इसको। ठीक है, केल्विन में ही रहने देंगे। अगर आपका यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में देता तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते। कैसे कन्वर्ट करते, तो देखिए 273 ऐड करके हम उसको कन्वर्ट कर लेते केल्विन में। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए हम जो हमारा टेम्परेचर कम वाला होगा उसको हम T1 मानेंगे। ठीक है, T1 से उसको डिनोट करेंगे। जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको हम T2 से डिनोट करेंगे। तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए हम COP की यहाँ पर देखिए गिवन डाटा हमने T1 इक्वल टू रख दिया यहाँ पर 260 केल्विन और T2 इक्वल टू हमारा 305 केल्विन है। तो यहाँ पर फाइनली हम कंडीशन जो फर्स्ट थी हमारी, रेफ्रिजरेटर की तरह जब हमारा काम मतलब व्यवहार करेगा कोई भी मशीन है, तो वो उसके लिए हम अगर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहें तो हमने फार्मूला आपको बताया था कि रेफ्रिजरेटर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। तो T1 अपॉन देखिए क्या होता है, T1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो T2 माइनस T1, यानी कि अगर हम बात करें तो T1 जो हमारा कितना है 260 है और T2 हमारा 305 है और T1 भी हमारा 260 ही, यही है हमारा सेम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फिगर भी आप बनाकर इसको डिनोट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर फिगर बनाएंगे तो आपको मतलब अच्छे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपका रेफ्रिजरेटर है, ये हमारा क्या होता है, लो टेम्परेचर यानी T1 से हाई टेम्परेचर तक ये जाता है। ठीक है, लो से हाई ये इंटर करता है और हमारा जो वर्क डन है रेफ्रिजरेशन में, जो वर्क डन किया गया है वो हमारा देखिए वो Q2 जो इसको दिया गया सोर्स मतलब जो हीट दिया गया उसमें दिया गया, वो हमारा इसके द्वारा जो सेकंड वाले टेम्परेचर के द्वारा जो हीट दिया गया वो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला हीट प्लस वर्क डन जो हमने किया रेफ्रिजरेटर पर वो। ठीक है, तो फाइनली कुछ नहीं करना है। आप फिगर को अगर नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर देखिए इसको, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट आपको लगा देना है। फार्मूला लगाने के बाद आपको वैल्यू पुटअप करनी है। वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर 260 ही ऊपर रहेगा और इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 45 बच जाएगा। अब फाइनली इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर देखिए हमारा 5.77 हमारा इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो 5.77 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका, रेफ्रिजरेटर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आया रेफ्रिजरेटर के लिए। अब हम बात करते हैं जब मशीन क्या हो, किसी हीट पंप की तरह व्यवहार करे। हीट पंप की तरह व्यवहार करेगा तो देखिए रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो है, हीट पंप
ये दोनों ही क्या है, एक ही मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे ही जाते हैं। तो आप देखिए इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक हमने रिलेशन बताया था आपको, देखिए एक हमने रिलेशन बताया था आप सभी को थ्योरी पार्ट में कि जो हमारा COP होता है पंप के लिए यानी हीट पंप भी कहते हैं इसे, वो हमारा देखिए वो हमारा COP रेफ्रिजरेटर +1 होता है। इससे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ये हमारा पंप, इसके लिए निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपका जो रेफ्रिजरेटर के लिए आया उसमें एक ऐड कर देना है। रेफ्रिजरेटर का कितना आया है आपका, यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेटर का आपका आया है, इस प्रकार से हम बता रहे हैं। तो रेफ्रिजरेटर का आया 5.77 और प्लस का 1 ऐड कर देंगे तो हमारा 6.77 आ जाएगा। आपका जो ये मेथड है ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो देखिए ये आप समझ सकते हैं, इसका जो फार्मूला होता है हमने बताया था, इसको हीट के फॉर्म में आप Q2 माइनस Q1 भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो आप टेम्परेचर के फॉर्म में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो फाइनली जब ऐसे ही आप फार्मूला लगाएंगे उसका वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुटअप करने के बाद जो फाइनल आपका यहाँ पर बचा हुआ है 305 बटे आपका 45। तो इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे उसके बाद जब फाइनल इसको डिवाइड करेंगे तो 6.77 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि जब मशीन क्या हो हीट इंजन की तरह व्यवहार करे, हीट इंजन की तरह, तो हमारा देखिए हीट इंजन में क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हीट इंजन जो है वो हमारा किसी भी इंजन की इफिशियंसी के एक प्रकार से बराबर होती है, होमोजीनियस होती है, ठीक है। तो आप इसको इस कंडीशन को लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फार्मूला होता है मतलब इंजन के लिए, तो आप T2 - T1/T2 लिख सकते हैं। फाइनली जैसे ही आप वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करने पर आपका देखिए क्या होगा कि यहाँ पर वैल्यू, तो देखिए जैसे ही आप वैल्यू पुटअप करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है, हीट इंजन के लिए, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने पर देखिए आपका बचेगा 45 अपॉन में क्या बचेगा 305, ठीक है। तो 305 इसको जब आप डिवाइड करेंगे 305 का 45 में, तो यहाँ पर हमारा 0.147 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा किसके लिए है, किसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आया, ये हमारा इंजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए आपको इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कार्नोट रेफ्रिजरेशन इंजन है जो कि 270 केल्विन ऊष्मा अवशोषित करता है तथा 300 केल्विन ऊष्मा निष्कासित करता है यानी निकालता है, ठीक है। 270 को एब्जॉर्ब करता है और 300 केल्विन को एक्सट्रैक्ट करता है। तो कह रहा है कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना है, ठीक है, कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन करना है। और इसी में सेकंड पार्ट कह रहा है कि 270 यानी कि जो हमारा दिया हुआ है जिसको एब्जॉर्ब कर रहा है उसको 1130 किलो जूल प्रति मिनट ऊष्मा अवशोषित करता है। देखिए यहाँ पर इसमें यानी कि Q भी दे दिया है, ठीक है। तब प्रति किलो जूल कार्य प्रति सेकंड की गणना, मतलब इसको हम फाइंड करेंगे किलो जूल प्रति सेकंड में हमको फाइंड करना है, इसको ध्यान देना है। थर्ड पार्ट कह रहा है कि हीट पंप जो है रेफ्रिजरेशन के समान तापांतर पर कार्य करे तब COP की गणना करना है। फोर्थ है इसी में हीट पंप कितने किलो जूल प्रति मिनट प्रवाहित करेगा 300 केल्विन पर तथा 1130 किलो जूल प्रति मिनट 270 केल्विन पर ऊष्मा अवशोषित करता है। तो फाइनली देखिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ पर आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको सॉल्विंग करनी है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको गिवन डाटा जो आपको दिया हुआ है उसको नोट कर लेना है। 200 देखिए जो छोटा हमारा होगा टेम्परेचर उसको हम T1 से डिनोट करेंगे, T2 से हमारा जो अपर टेम्परेचर होगा उसको डिनोट करेंगे। तो 270 और 300। उसके बाद देखिए यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर देखिए कि जो हमारा फार्मूला होता है किसी भी रेफ्रिजरेशन के लिए, तो देखिए फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा था COP को फाइंड करना किसी भी रेफ्रिजरेशन के लिए। तो आपको फर्स्ट पार्ट करना क्या है, आप जानते हैं कि T1/T2 - T1 होता है रेफ्रिजरेशन के लिए। ये अभी आपने निकाला तो आप इसे निकाल लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। वैल्यू पुटअप कर दिए, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने पर आपको उसके बाद आपने डिवाइड कर दिया, देखिए 9 आ गया हमारा, ठीक है, 3 9 27। तो ये हमारा देखिए अब बहुत काम आने वाला है रेफ्रिजरेशन का जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। सेकंड पार्ट कह रहा है कार्य प्रति सेकंड में निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कार्य तो हमें नहीं दिया है, यही हमें फाइंड करना है। तो
तो यहाँ पर बट एक चीज़ दिया था Q, यानी कि जो उष्मा है वो दिया हुआ था आपको किलो जूल प्रति मिनट में दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलो जूल प्रति सेकंड में। तो फाइनली आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो फाइनली 60 सेकंड जब होते हैं तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं इसको, तो हमारा Q जो है वो हमारा सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ये आप देखिए सेकंड में आ गया। अब ये हमारा काम आएगा। देखिए अब फाइनली जब आप फार्मूला जो आप जानते हैं कि मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है हमारा, वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और इसको आप Q भी कह सकते हैं। हमने बताया था अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि इसको हमने Q से भी मतलब Q भी इसको कह सकते हैं। और अपॉन में क्या होता है, वर्क डन होता है, तो इसको तो आप W जानते ही हैं। और रेफ्रिजरेशन के लिए तो बेस में आप R लगा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला से हम यहाँ से W हम निकाल लेते हैं। जैसे हम इस W को निकालेंगे तो ये W जो हमारा, ये हमारा इसके साथ आ जाएगा और ये हमारा एज इट इज रहेगा। यानी कि इस फार्मूले से हमने W निकाला है, वर्क डन। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो Q हमें दिया हुआ है, Q हमारा कितना निकला है 18.83। यहाँ पर देखिए 18.83 हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। और अपॉन में जो COP निकला है हमारा 9 निकला था, जब हमने बताया 3 9 27। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.1 किलो जूल प्रति सेकंड के अप्रॉक्स हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यानी कि थर्ड पार्ट इसी में कह रहा था कि COP किसी हीट पंप के लिए, तो देखिए आप जानते हैं पंप के लिए जो हमारा टेम्परेचर फार्मूला होता है वो हमारा T2/T2 - T1 होता है। फाइनली जैसे आप इसको पुटअप करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, ये 300/30 यानी कि हमारा 10 आ गया किसी भी पंप के लिए। फोर्थ पार्ट है एंड लास्ट पार्ट है, कह रहा है कि Q1, या इसको आप Q1 भी मान सकते हैं। उसमें दिया हुआ था कि Q1, क्योंकि देखिए Q तो हम मान चुके हैं, Q एक दिया था 1130 वो भी था, तो उस यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट में Q1 मान लेते हैं, नहीं तो आपको मतलब सेम हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो डिफरेंट हम मान लेते हैं। और Q1 को Q2 को फाइंड करना है, दूसरा वाला जो हीट है जो एक्सट्रैक्ट हो रहा था। यहाँ पर देखिए पंप के लिए आप फार्मूला जानते हैं, किसी भी हीट के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में क्या होता है, इसी को T2/T2 - T1 लिख देते हैं। ठीक है, और हीट के फॉर्म में आपका क्या हो गया, या Q2/Q2 - Q1। फाइनली जैसे देखिए यहाँ पर Q2 तो आपको फाइंड करना है, और यहाँ पर देखिए Q1 जो हमारा है वो दिया हुआ है, और ये भी हमारा निकल गया था पंप के लिए। ठीक है, थर्ड पार्ट में। और यहाँ पर देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 10Q2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10Q2, और माइनस का यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,300 हो जाएगा, बराबर में Q2 चलेगा। तो Q2 को हम देखिए एक साथ ले लेंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ये हमारा प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा। तो फाइनली ये 10Q2 में 1 Q2 घटा देंगे तो हमारा 9 Q2 बचेगा, बराबर में 11,300। तो Q2 बराबर फाइनली हम इसको डिवाइड कर देंगे 9 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 1255, यानी कि 1255.5। ठीक है, ये हमारा किलो जूल प्रति मिनट में आंसर आ गया। तो फाइनली ये हमारा, अगर हम इसको देखिए यहाँ पर बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1156, क्योंकि 5 देखिए 0.5 से हमारा मोर देन है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप 56 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि कह रहा है कि एक कोल्ड स्टोरेज है -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर संचरित होता है। ठीक है, किया जाता है, जिसका बाहरी तापमान जो मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाहरी वातावरण द्वारा 29 किलोवाट उष्मा कोल्ड स्टोरेज पाया जाता है। कोल्ड स्टोरेज का जो आइडियल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो वास्तविक कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का 3 गुना है। ठीक है, तथा समान तापांतर पर कार्य कर रहा है, मतलब टेम्परेचर इनका क्या है, सेम है। संयंत्र यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसको चलाने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की गणना करना है, यानी कितना कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लगेगा किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए। तो सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिख देना है। माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको हम T1 मान लेते हैं, और जैसे ही हम इसमें 273 को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 268 केल्विन आ जाएगा। T2 हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमने बताया कि सेंटीग्रेड को केल्विन में पहले कन्वर्ट करना है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया तो हमारा 308 केल्विन हो गया। Q हमारा दिया हुआ 29 किलोवाट। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो कह रहा था कि जो आइडियल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो इसका 3 गुना एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो रियल यानी एक्चुअल यानी वास्तविक कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसका। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट आप मान लीजिए।
तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रेफ्रिजरेशन है ये आपको फिगर बना देना है, ठीक है, लोअर टू अपर टेम्परेचर, ठीक है, इसे आप बना देंगे। उसके बाद देखिए किसी मान लेते हैं कि हमारा जो वर्क डन है रेफ्रिजरेशन के लिए कार्य जो ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं कि कार्य जो संयंत्र को चलाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आपको यहाँ पर फार्मूला एक आपने लगा देंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप आइडियल के लिए लगाएंगे, यानी कि आइडियल के लिए भी आपका सेम, देखिए एक मिनट, देखिए आपका आइडियल के लिए जो है, आइडियल के लिए भी आपका सेम किस प्रकार से होगा, आइडियल के लिए भी आपका इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से आपका पंप के लिए होता है। तो T2/T2 - T1 आप रख देंगे, वैल्यू T2 की है 268 और यहाँ पर देखिए इसको जैसे ही आप घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 6.7 आ जाएगा आइडियल के लिए, क्योंकि आइडियल के लिए हमें निकालेंगे और एक्चुअल के लिए तब जाकर हमारा पता चलेगा कि कितना लगेगा, ठीक है। 3 गुना कह रहा था। तो यहाँ पर देखिए आइडियल का अभी इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है। तो जैसे हम यहाँ से एक्चुअल वाला निकालेंगे इसका, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा जो 3 है मल्टीप्लाई में ये हमारा अपॉन में आ जाएगा। तो 1/3 आइडियल बराबर हमारा एक्चुअल चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारी इसकी वैल्यू पूरे की आई हुई थी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आइडियल के लिए। तो हमारा 6.7 से इसका मतलब इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, और यहाँ पर देखिए इसको हमको फाइंड करना है क्योंकि हमारा आइडियल वाला जो है वो आ गया था। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने इसको निकाल लिया। तो हमारा 2 पॉइंट जब इसको इस डिवाइड करेंगे तो 2.23 आएगा इसका, ठीक है। अब ये हमारा अभी आंसर नहीं हुआ है, ये आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर देखिए वर्क डन भी हमको निकालना है। तो वर्क डन भी हम जान जाएंगे यहाँ से कि हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस Q/R होता है, Q/वर्क डन होता है, ठीक है। तो Q आपको यहाँ पर देखिए Q जो हमारा है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 29 किलोवाट दिया हुआ था, और जो एक्चुअल निकला है हमारा ये देखिए 2.23 निकला हुआ, इसको हम रख देंगे तो हमारा फाइनली 13 किलोवाट इसमें आ जाएगा आंसर। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए आपको इस चैप्टर में इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। बहुत ईजी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको इतना ही क्वेश्चन है, और आप लोग जो क्वेश्चन आप मतलब इजी मिलेंगे या आपको जो बुक में मिलेंगे उसे आप कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, इसी प्रकार से आपको करना है। अगर ये आपने कर लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप इसे कर लेंगे, बहुत इजी है। तो देखिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, ठीक है, प्रेस कर दें, ताकि उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है, और उसे वॉच कर सके आप लोग। और देखिए जो इंस्टाग्राम की आपको लिंक होगी और जो टेलीग्राम की PDF के लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देखिए आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।